अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी सारे लोगों ने कोई 100-200 जगहों पे अप्लाई कर दिया हुआ जॉब के लिए, लेकिन उनको कॉल नहीं आ रही इंटरव्यू की, उनकी जॉब नहीं हो रही। पिछले 1 साल से, 2 साल से, 6 माह से मुसलसल वो अपना सीवी ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कंपनीज़ की तरफ से और वो बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये सीवी वाला जो लेक्चर है, मैंने रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉमिस किया था। माज़रत थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही रिसर्चफुल लेक्चर है। और 3 किस्म के लोगों के लिए ये लेक्चर है भाई। नंबर 1 जो स्टूडेंट्स हैं, अपने सेकंड लास्ट या लास्ट सेमेस्टर में हैं, या जो लोग अब स्टूडेंट हैं लेकिन अपनी करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं साथ ही। नंबर 2 ऐसे लोग जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मतलब वो दे आर फ्रेशली ग्रेजुएट और वो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी जॉब से आगे कोई बेहतर अपॉर्च्युनिटी पे जाना चाह रहे हैं, या वो अपना करियर ही स्विच करना चाह रहे हैं। किसी फ़ील्ड से एक फ़ील्ड से दूसरी फ़ील्ड में वो स्विच करना चाह रहे हैं। तो इन सबको अपना सीवी बनाना पड़ता है। तो सीवी एक ऐसी बेसिक चीज़ है, जो कि आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। और अगर आप 100-200 जगहों पे अप्लाई कर चुके हैं और आपको कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपकी ही सीवी आपकी ही दुश्मन बनी बैठी है और वो आपको रिजेक्ट करवा रही है। हालाँकि सीवी का काम होता है आपको कॉल करवाना, आपको एक्सेप्ट करवाना, लेकिन वो आपको रिजेक्ट करवाई जा रही है। तो आपकी सीवी आपको रिजेक्ट करवाई जा रही है, कैसे रिजेक्ट करवाई जा रही है, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और ये तीनों किस्म के जो लोग हैं, ये ज़रा ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा और मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, जो लोग ये लेक्चर सुनने के बाद अपनी अगर उन्होंने पहले से सीवी बनाई हुई है और वो अपनी सीवी को देखेंगे, तो 90% लोग जो हैं वो अपनी सीवी को कम से कम ज़रूर अमेंड करेंगे, अपनी सीवी में चेंजेस करेंगे। ये इतना कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने इससे पहले इतना कम्प्रिहेंसिव लेक्चर कहीं पे देखा होगा। तो अभी देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इसमें नई हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए नई होंगी। देखें, ड्रीम जॉब हासिल करना सबके ही एक ड्रीम होता है। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे ज़हन में एक होता है कि हम लोग फ़लाँ जॉब हासिल करना चाहते हैं, एक हमारा टारगेट होता है। तो अगर आप कोई भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, तो उसके लिए आपकी सीवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि आपको वो इंटरव्यू के टेबल तक ले जाए। अगर आपको इंटरव्यू के टेबल तक कोई जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो आप कैसे वहाँ पर अपने आप को साबित कर सकते हैं कि यू आर वेरी स्किलफुल, यू आर वेरी कह लें कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो बाद की बात है, अपने आप को प्रूव तो बाद में करेंगे, पहले आपको इंटरव्यू के टेबल पे पहुँचना है। और इंटरव्यू के टेबल में पहुँचने के लिए आपको सीवी ही हेल्प कर सकती है। तो सीवी में आज इस लेक्चर में आज हम लोग क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, उसका रोड मैप क्या है? कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं? सिर्फ़ ड्रीम जॉब को अपने माइंड में रख लेना ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। आपको उस तक पहुँचने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप हर स्टेप के लिए प्रिपरेशन कर सकें। इसी तरह आपको ड्रीम जॉब हासिल करने के लिए आपकी जो सीवी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, ये हम आज देखेंगे। और कंपनीज़ का जो हायरिंग प्रोसेस है, यानी कि कंपनीज़ कैसे अपने एम्प्लॉइज़ को हायर करती हैं, कैसे वो एक बंदे को जॉब पे रखती हैं, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं उनके। अगर ये आपको पता है, तो फिर आप हर स्टेप के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और आप उसको काउंटर कर सकते हैं और आप अपनी ड्रीम जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सीवी को समझना, अब हायरिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आपके आएगा, जिसमें आप लोगों ने आपका और कंपनी का इंटरेक्शन होगा, वो सीवी के थ्रू होगा। तो सीवी को समझना बहुत ज़रूरी है कि सीवी क्या चीज़ है। और कुछ लोग सीवी और रिज़्यूमे को सेम समझ लेते हैं कि सीवी और रिज़्यूमे एक ही चीज़ है। आज हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह सीवी और कवर लेटर को कुछ लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। तो उनको भी आज थोड़ा-सा हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे ये चीज़ कि सीवी और चीज़ है और कवर लेटर और चीज़ है। इसी तरह आपने सीवी जब बनाना है, क्योंकि हमारा मेन लेक्चर जो है वो फ़ोकस करेगा सीवी पे। रोड मैप, मैटर्स, सीवी मैटर्स और कंपनीज़ का हायरिंग प्रोसेस, इसकी हम लोग थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो सीवी ही रहेगा। सीवी कैसे बनानी है, उसके लिए नंबर 6 पे हम लोग जाएँगे, नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सीवी। अब सीवी और इफेक्टिव सीवी में आपको पता होना चाहिए कि सीवी तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने बनानी है इफेक्टिव सीवी। इफ़ेक्टिव सीवी का मतलब है कि ऐसी सीवी बनाएँगे हम लोग कि हमें जॉब के लिए कॉल आनी चाहिए। हमें जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आनी चाहिए। अगर उस सीवी के बेस पे कॉल आ रही है, तो आपकी सीवी
इफ़ेक्टिव है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में है। इसके बाद हम लोग कुछ सीवी में मिस्टेक्स हैं। भई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आज के लेक्चर में। बहुत सारे लोगों ने सीवी बना के रख लिया हुआ है और कुछ लोग तो बड़े ही दयालु किस्म के बने हुए हैं, बहुत ही मतलब अपने आप को वो शार्प समझते हैं। वो कहते हैं लो भी एआई आजकल मौजूद है, तो चैट जीपीटी है, डीपसीक है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, तो वो आपका सीवी यूँ मिनटों सेकंडों में बना के आपको सामने रख देते हैं। लो भई ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो लोग अपनी चैट जीपीटी से या किसी डीपसीक से या किसी भी एआई टूल से सीवी बना के बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, अपना सीवी निकाल के सामने रख लें, उसमें भी आपको मिस्टेक्स नज़र आएँगी। और बहुत सारी कॉमन आम मिस्टेक्स हैं, जो हर एक बंदा अपनी सीवी में कर रहा होता है। वो मिस्टेक्स आज मैं आपको बताऊँगा और आपने उनसे अवॉइड करना है, उनसे बचना है, अगर आप लोग वाक़या ही अपने करियर के लिए सीरियस हैं। इसके अलावा एटीएस क्या चीज़ है? एटीएस यही तो सबसे बड़ा दुश्मन है और ये जो एटीएस है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे आप लोगों को ड्रॉप कर देता है और आपको कंपनी आपकी सीवी को कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक आपकी सीवी को पहुँचने ही नहीं देता। यानी कि ये एज़ यूँ समझ लें कि ये कंपनी के गेट से ही आपको वापस भेज देता है। गेट से एंटर होने ही नहीं देता। जब तक आप गेट से एंटर नहीं होंगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी, कोई आपके साथ बात नहीं कर पाएगा। ये एटीएस जो है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये आपकी सीवी को कंपनी तक पहुँचने से रोकता है। हालाँकि ये अगर अगर आप इसको पास कर जाएँ और यहाँ से एटीएस से अगर आप गुज़र जाएँ, तो आपके चांसेस 80% से ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी ही आएगी। तो ये भी आज हम देखेंगे कि एटीएस क्या है और एटीएस से हमने गुज़रना कैसे है, हमारी सीवी ने एटीएस को कैसे पास करना है। ये एटीएस फ्रेंडली सीवी हम बनाना सीखेंगे। और नंबर 9 पे यूज़ फ्री एंड पेड ऑनलाइन सीवी बिल्डर्स। कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको बताऊँगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपना सीवी बिल्ड कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। अगर आपको वर्ड नहीं आता या कोई और टूल ऐसा यूज़ नहीं करना आता, तो बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं और ये भी आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन-कौन से फ्री टूल्स हैं और कौन-कौन से पेड टूल्स हैं, जहाँ से आप अपनी सीवी बना सकते हैं। और लास्ट पे हम लोग कुछ मैंने टिप्स रखे हुए हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और कुछ मैंने टिप्स रखे हुए हैं प्रोफ़ेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी अपनी जॉब में, अपने करियर में जा चुके हुए हैं। तो उन सब के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स हैं, ये एंड पे आपसे शेयर किए जाएँगे और ये एंड पे शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि पहले आप लोगों को ये सारा का सारा जो नॉलेज है, आपके पास होगा तो ही हम लोग ये टिप्स जो हैं वो हमारे काम आ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये टिप्स पहले शेयर कर देने का कोई मकसद नहीं है, पहले ये सारी चीज़ें समझना होंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कि आज हमारी ड्रीम जॉब जो होती है, उसका रोड मैप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट लाइफ़ में हैं, तो वहीं से आपको अपने बारे में जानना होगा, नो योरसेल्फ ये फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने आप को पहचानें। अब अपने आप को पहचानने का मतलब क्या है? शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, अपने आप को देखना शुरू कर दें, अपने आईडी कार्ड को देखना शुरू कर दें। नहीं भई, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि नो योरसेल्फ का ये मतलब है कि सिंपली ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि उनका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वो न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकाउंटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि उनको मैथमेटिक्स यानी कि इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाना चाहिए या फिर उनको अकाउंट्स की फ़ील्ड में जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को कन्विंस बड़ी जल्दी कर लेते हैं। अपनी बात मनवाने का उनको फ़न आता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये क्वालिटी है, तो फिर आपको मार्केटिंग में जाना चाहिए। इसी तरह अपने आप को देखें कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। वो आपकी फ़ील्ड का पहला स्टेप होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद आपको जब पता चल जाए कि आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको फिर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में अगर जाना है, तो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में भी आगे कौन-सी इंजीनियरिंग में जाना है, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स जो हैं वो बिल्ड करना शुरू करनी चाहिए। अगर आप आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप कंप्यूटर अच्छा जानते हैं, आप लैंग्वेजेज़ को जानते हैं, तो फिर आपको देखना चाहिए कि आपको कौन-सी लैंग्वेज जो है वो सबसे बेस्ट है इस वक़्त और जिसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कौन-सा फ्यूचर है कौन-सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, तो फिर आप उस तरफ जाएँ। यानी कि फ्यूचर में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी आपकी फ़ील्ड में, आप उनको सीखना शुरू कर दें। इसके बाद आप
अपना सीवी बनाएं, पर्सनल ब्रांड। और सीवी बनाना ही आज हम लोग सीखेंगे कि सीवी कैसे बनता है। उसके बाद अपना जॉब सर्च, जब आपका सीवी बन जाए उसके बाद आपने जॉब सर्च करना शुरू कर देना है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये जॉब सर्च भी सिखाऊंगा। सीवी के बाद इंशाल्लाह यही हमारे लेक्चर्स आएंगे। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप जॉब्स देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड में, कौन आपकी फील्ड में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो वो जॉब सर्च करना मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर जब जॉब आप एक ढूंढ लेंगे कि ये भाई जॉब मेरी स्किल्स के मुताबिक है, मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर आपने उस जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन देने के बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, आजकल आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही जाएगी वो सबसे पहले एटीएस में जाएगी। एटीएस क्या है ये हम लोग आगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एटीएस अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है। पहले आपकी एप्लीकेशन उसके पास जाएगी, वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, और अगर उसने आपकी एप्लीकेशन को पास कर दिया तो फिर वो आगे एप्लीकेशन जो है वो आपकी चली जाएगी एचआर डिपार्टमेंट के पास, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को फिर देखेगा और उसके बाद आपको बुलाएगा कि आ जाएं जी फ़लाँ तारीख को हमारा इस जॉब के लिए टेस्ट है। और टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। और इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। और ऑफ़र लेटर अगर मिल गया तो आपके करियर ग्रो करना शुरू कर देगा, यानी कि आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला आता है वो है सीवी इतनी मैटर क्यों करती है। जॉब प्रोसेस में आपकी जो सीवी है वो सबसे पिवटल पॉइंट होता है, यानी कि इसी की बेस पे आपने अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो आपका पहला कदम होता है वो सीवी होता है। यानी कि आपने किसी भी कंपनी में एंट्री लेनी है तो उस एंट्री लेने के लिए जो सबसे पहले दरवाज़ा खोलना है कंपनी के लिए, कंपनी में आपके लिए, वो सीवी ने ही खोलना है। आप मैनेजर को नहीं जानते, आप कंपनी के ओनर को नहीं जानते, आपसे पहले आपकी सीवी आपकी उस कंपनी में जाएगी। और अगर वो सीवी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो वो कंपनी का दरवाज़ा खुलेगा और उस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलेगा और वो आपको बुलवाएंगे इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए। तो सीवी सबसे अहम चीज़ है। आपने आपके मिलने से पहले सीवी आपका जो है वो आपसे मिलेगा, आपके मैनेजर से मिलेगा। ये बात बहुत अहम है। दूसरी चीज़ ये है कि सीवी से आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बनता है। और आप याद रखें कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन के लिए कभी सेकंड चांस नहीं मिलता। देर इज़ नो सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन, रिमेंबर दैट। ठीक है। तो आपने पहला इम्प्रेशन, ये आपने अक्सर सुना होगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा आपने कई दफ़ा सुना होगा कि पहला इम्प्रेशन, पहली मुलाकात ही बताती है कि आप क्या हैं। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, स्किलफुल हैं, नहीं स्किलफुल हैं, आप उनके काम के हैं या नहीं हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन ने ही सारा काम करना होता है, पहली मुलाकात ने ही सारा काम करना होता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका तो होगा नहीं, आप तो मिलेंगे नहीं, आपसे पहले आपका सीवी मिलेगा आपके मैनेजर को। तो अगर वही फर्स्ट उसी सीवी ने आपका पहला इंप्रेशन बनाना है तो ये इसलिए बहुत अहम चीज़ है। और यहीं पर सारे लोग मार खा जाते हैं। सीवी ख़राब होता है, आपको कॉल नहीं आती, फिर हम कहते हैं कंपनीज़ में जॉब्स नहीं मिलती, कंपनी का मैनेजर जो अपने चाचे के बेटे को रखना चाह रहा है, सीटें बिकी हुई हैं, फ़लाँ है, फिर हम बहाने लगाते हैं, हालांकि सीवी अपना खुद का ठीक नहीं होता। अब ये जो सीवी है इसकी तीसरी जो अहम बात ये है कि ये आपने अपने आप को एडवर्टाइज़ करना है। भाई आपने अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज, आपने अपनी डिग्री को बेचना है। तो बेचने के लिए आपने एक ब्रोशर जैसे बनाते हैं, एक इश्तहार बनाते हैं। आपने वो जो इश्तहार बनाना है ना अपना खुद का, अपनी स्किल्स का, वो आपका सीवी है। अब कभी आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जिसका ऐड आ रहा हो या ब्रोशर आ रहा हो, कोई इश्तहार आ रहा हो और उसमें वो अपनी खामियां बयान कर रहे हों, अपनी जो वीकनेसेस हैं वो लिख रहे हों, या अपनी ख़राबियाँ बता रहे हों, या एक गंदा सा इश्तहार जो है वो आपके सामने गुजरेगा, तो क्या आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को कोई अहमियत देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसलिए भाई ये याद रखें कि आपका जो सीवी है ये आपकी एडवर्टीज़मेंट का टूल है। अगर आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट ठीक से नहीं करेंगे, आप अपनी इश्तहार अपना ठीक से नहीं बनाएँगे, तो लोग आपकी स्किल को क्यों खरीदेंगे? वो नहीं खरीदेंगे आपकी स्किल्स को। तो इसलिए सीवी बेहतरीन होना चाहिए ताकि आपके लिए नंबर 1 कोई दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी का खुल सके, नंबर 2 आपका फर्स्ट इंप्रेशन, नंबर 3 आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट आपकी अच्छी सी हो सके। ये सारा कुछ आपका सीवी करता है और इसी के थ्रू आपको जॉब मिलती है।
अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप में कि कंपनीज कैसे हायर करती हैं। कंपनीज क्या हायरिंग प्रोसेस क्या है? हायरिंग प्रोसेस से मुराद है कि कंपनी कैसे एक खाली सीट को पुर करने के लिए, फिल करने के लिए अब बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो ढूंढती हैं। और इसमें आप एक मिसाल ले लेते हैं, हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। और उसमें हम लोग, एक कंपनी है और उसने एक जॉब, मैंने वन को इसलिए बोल्ड किया हुआ है कि एक जॉब है उनके पास, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर की एक जॉब है। तो उन्होंने इश्तहार दिया कि भाई हम लोग ये जॉब है, ये हम लोग एडवर्टीज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये जॉब वेकेंट है, तो आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, फ़लाँ तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक एप्लीकेशन जमा की जाएंगी। अब होता क्या है? होता ये है कि 2000 लोगों ने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जमा करवाई। अब ज़रा ये इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रा देखिए, 2000 लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं। आजकल हो ही ऐसे रहा है, एक एक जॉब के लिए 10-10 हज़ार एप्लीकेशन आ रही हैं भाई, बहुत मुश्किल हालात हुए पड़े। अब 2000 एप्लीकेशन जब जाएंगी ऑनलाइन, तो सबसे पहले वो किसके हुजूर पेश होंगी? वो एटीएस के हुजूर पेश होंगी। एटीएस साहब जो हैं ये इनको पहले चेक करेंगे। अब एटीएस क्या है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आने वाली, मैंने आपको बताया था, ये हम लोग अपने इसी लेक्चर में कवर करेंगे कि एटीएस होता क्या है। ये शॉर्टलिस्ट करता है सबसे पहले, और इसने कितने एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है? सिर्फ और सिर्फ 40, सिर्फ 40 एप्लीकेंट्स। भाई 2000 एप्लीकेशन आई हैं और 2000 में से सिर्फ 40 एप्लीकेशन जो हैं वो उसने भेजी हैं किसको? एचआर डिपार्टमेंट को। एचआर डिपार्टमेंट के पास सिर्फ कितनी एप्लीकेशन जा रही हैं? 40। भाई बाकी जो 1960 लोग हैं उनको रगड़ा किसने लगा दिया है? एटीएस ने। क्यों लगा दिया है? क्योंकि उनका सीवी ख़राब था। एटीएस का काम ही ये है कि उसने आपके सीवी को जज करना है, और सीवी की जज करके उसने शॉर्टलिस्ट करना है। अब यही 1960 लोग जो हैं ये रोना रोएंगे। क्या रोना रोएंगे? भी एचआर मैनेजर ने अपने चाचे के बच्चे के रख लिया होगा, अपने कज़न को जॉब दे दी होगी, अपने बेटे को, भाई को, ये वो इसको जॉब दे दी होगी, सीईटी बिकी होती है, पहले ही फिल होती है जी, और फ़लाँ है फ़लाँ, बहुत सारे जो मामलात हैं वो सारा कुछ यहाँ पर बोलेंगे। हालांकि एटीएस का तो कोई भाई नहीं है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। ना इसका कोई चाचा, ना ताया, ना कोई कज़न, ना कोई बेटा, ना बेटी, कुछ भी नहीं है इसका। भाई इसने सबको उड़ा के रख दिया। इस यही दुश्मन बना बैठा है आपकी सीवी का। इसके साथ बात करो। ये पहले सबसे, अगर यहाँ से गुजरोगे तो आगे एचआर के तक बात पहुँचेगी। अब एचआर साहब ने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर उन 40 में से उसने कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया? 8 लोगों को, सिर्फ 8 लोगों। और उन 8 लोगों का वो इंटरव्यू करेगा, ठीक है। और इंटरव्यू करने के बाद फाइनल सिलेक्शन कितने कितने लोगों की होगी? सिर्फ एक की। अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा रिजेक्ट लोग कहाँ पर हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा रिजेक्ट कौन कर रहा है? ये एटीएस साहब, ये सॉफ्टवेयर, ये सबसे ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हमने इसको पास करना है, पहले हमने एचआर के पास पहुंचना है। तो एचआर के पास पहुंचने के लिए हमारा सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। तो देखेंगे कि ये कैसे इसको एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना है। हमारा काम भी आज का ही है। पहले तो सीवी को समझें। सीवी स्टैंड्स फॉर, सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए। ये करिकुलम विटाए जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये गूगल की प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है। करिकुलम विटाए एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, कि आपने ज़िंदगी में किया क्या है। और यही आपका एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट भी है, और ये फर्स्ट इंप्रेशन के लिए यूज़ होता है, और ये ब्रोशर है आपका, और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलता है। इंटरव्यू में पहुंचने के लिए सीवी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हुए हैं। अब एक लफ्ज़ इसके लिए रिज्यूमी भी यूज़ होता है। अब रिज्यूमी अलग चीज़ है और सीवी अलग चीज़ है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है? आप लोग अभी स्टूडेंट हैं या अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपको शायद रिज्यूमी का और सीवी का ना पता हो। प्रोफेशनल लोगों को हो सकता है आइडिया हो, लेकिन उम्मीद है कि उनको भी कुछ ना कुछ इस लेक्चर से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सीवी भाई साहब, अब देखते हैं सीवी क्या चीज़ है। सीवी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर देखें, कुछ लोगों का में बिला वजह ये एक मफरूज़ा होता है कि सीवी भाईजान एक पेज का होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का होना चाहिए। किसने कहा है भाई आपसे कि ये आपका जो सीवी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? वजह क्या है भाई? किसने कहा है आपसे? सीवी डिटेल डॉक्यूमेंट है। ये आपका 8 पेजेस पे 10 पेजेस पे भी चला जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप रिज्यूमी की बात करते हैं तो वो आप ठीक हैं। रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट होता है, और वो आपका मैक्सिमम कोई आप 2 पेजेस पे ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लेके जाएँ। और इसी तरह सीवी जो है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल
प्रोसेस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और रिज्यूमे मोस्टली जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जॉब एप्लीकेशन, नॉट जॉब ओनली, ये जॉब एप्लीकेशन है। अब प्रोफेशनल लोग जानते हैं, या जिन लोगों ने कोई बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को पता होगा कि जॉब एप्लीकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, और जो सीवी होता है वो डिफरेंट होता है। जॉब एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो रिज्यूमे को बेसिकली जॉब एप्लीकेशन के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा फ़र्क ये होता है कि सीवी कैन बी मल्टीपल पेजेस, ये कई पेजेस पे हो सकता है। अगर आप जैसे जैसे आपका प्रोफेशनल जो करियर है वो ग्रो करता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये वो चीज़ें इंक्रीज़ करती जाएंगी, तो आपका ये जो पेजेस हैं इंक्रीज़ हो सकते हैं। कभी ना घबराएं कि मेरा सीवी 4 पेजेस पे बना पड़ा है, 10 पेजेस का हुआ पड़ा है। भाई आप बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप उसको डिटेल में पैराग्राफ ही लिखना शुरू कर दें, ऐसी भी बात नहीं है। आप उसको 15-20 पेजेस पे ले जाएं, ऐसी भी बात नहीं है। मैक्सिमम ये कोई 8-10 पेजेस पे जा सकता है। इससे ज़्यादा बंदे की वैसे ही वो एज ख़त्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो इससे आगे ज़्यादातर नहीं जाते हैं। तो आप 3-4-5 पेजेस पे अगर सीवी आपका जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बिला वजह आपने लस्सी डाल के वो उसको नहीं बढ़ाते जाना, और पानी, लस्सी में पानी डालते जाओ वो लस्सी बढ़ती जाती है। ऐसा काम नहीं करना सीवी के साथ कि इसमें सर ने कहा था कि जनाब इसको बढ़ाते जाओ, जितना मर्ज़ी बढ़ा लो, तो हम भी इसमें पैराग्राफ ठोक देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। जो ज़रूरी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इसी लेक्चर में वो डालें। तो अगर आपका सीवी उसको, उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एंटर करने के बाद अगर वो 2-4 पेजेस पे, 5 पेजेस पे चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, जाने दो भाई उसको, कोई मसला नहीं है। और रिज्यूमे जो होता है ये यूजुअली 1 से 2 पेजेस का होता है, ठीक है। और सीवी जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। दुनिया में किसी भी जगह पे आप जॉब जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिज्यूमे है ये आमतौर पे यूएस, और यूएस के साथ साथ कनाडा, ये जो कनाडा है ये यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है। ये लोग रिज्यूमे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप यूएस में या कनाडा में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक रिज्यूमे इंस्टेड ऑफ सीवी। अब एक और चीज़ होती है सीवी वर्सेस कवर लेटर। अब ये कवर लेटर और चीज़ होती है भाई, और सीवी और चीज़ होता है। कभी कभी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे वो दोनों चीज़ें मांगेगा, कहेगा भी सीवी जमा कराओ विद कवर लेटर। तो सीवी तो आपने बना लिया, कवर लेटर और चीज़ है। कवर लेटर पे एक अलग से आपको लेक्चर दिया जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि सीवी बेसिकली ये बताता है कि व्हाट यू हैव डन, आपने ज़िंदगी में कर क्या लिया है, ठीक है। और कवर लेटर आपको बताता है, कवर लेटर में आपने लिखना होता है, मेंशन करना होता है कि व्हाई यू आर द राइट फिट फॉर द स्पेसिफिक जॉब। यानी कि ये एक लेटर होता है, और इस लेटर में आपने बताना होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों फिट हैं। आप फिट कैंडिडेट मतलब आप रिक्वायर्ड कैंडिडेट कैसे हैं इस जॉब के लिए, आपने उसमें ये चीज़ें बतानी होती हैं। सीवी में आपने बताना है कि आपने क्या क्या काम कर लिए हैं, आपने कौन कौन सी स्किल्स हासिल कर चुके हैं, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है, आपने कौन से सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हैं, आपने क्या क्या तीर मार चुके हैं, वो सारा कुछ आपने सीवी में बताना होता है, ठीक है। तो कवर लेटर में सिर्फ आप उस जॉब के, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिए बताना होता है कि मैं इस जॉब के लिए बेहतरीन बंदा क्यों हूँ। वो सिर्फ आपने वहाँ पर कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो कवर लेटर इज़ डिफरेंट, सीवी इज़ डिफरेंट। कवर लेटर पे हमारा लेक्चर नहीं है, हमारा लेक्चर सीवी पे है, ठीक है। अब कुछ टाइप्स होती हैं सीवी की। एक होती है क्रोनोलॉजिकल सीवी। क्रोनोलॉजिकल सीवी का मतलब है कि आपकी सीवी में जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं वो आपने तरतीब से लिखनी है, कि आपने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ठीक है, तरतीब के साथ। यानी कि आपने इसमें बताना होता है कि शोज़ वर्क हिस्ट्री। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपने पहले किस जगह किस कंपनी में काम किया, वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी किस में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, फिर चौथी कंपनी में चले गए, ठीक है। लेकिन जब आपने सीवी में मेंशन करना है तो पहले, सबसे पहले लेटेस्ट कंपनी का जिक्र आना चाहिए। यानी कि जो चौथे नंबर पे कंपनी है जहाँ पर आप करंटली काम कर रहे हैं, पहले उस कंपनी का जिक्र करना है कि वहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए, पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड कंपनी का बताना है कि तीसरी जो कंपनी आपने छोड़ी है उसमें आप क्या क्या करते रहे हैं, उसमें आपने क्या क्या अचीव किया है। फिर सेकंड कंपनी का, और फिर फर्स्ट कंपनी का, ठीक है। तो लेटेस्ट से ओल्डेस्ट, इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस आ रहा है तो ये आपकी कहलाती है क्रोनोलॉजिकल सीवी, ठीक है। और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए नहीं होती। जो अभी, जिन्होंने काम ही नहीं शुरू किया, जिनकी अभी पहली कंपनी में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सीवी नहीं है।
सेकंड टाइप ऑफ सीवी इज़ फंक्शनल सीवी। अब देखें, एक क्रोनोलॉजिकल सीवी है, ये कौन बनाएंगे? वो लोग जो प्रोफेशनली आगे जा चुके हुए हैं, ग्रो कर चुके हुए हैं। फंक्शनल सीवी उन लोगों के लिए होता है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं भाई, जो लोग अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग आप ये जो सीवी बनाएंगे उसको कहते हैं फंक्शनल सीवी। और करियर चेंजर्स यानी कि जो लोग करियर अपना अभी चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे बताया, इंजीनियरिंग की फील्ड से आईटी की फील्ड में जाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, जो अपना स्विच करना चाह रहे हैं फील्ड को, वो लोग बनाते हैं फंक्शनल सीवी। इस सीवी में मेन फोकस होता है स्किल्स पे, कि आपने क्या क्या स्किल्स हासिल की। अब इट मीन्स कि आपने जो भी स्किल्स हासिल करनी है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही हासिल करनी है। और अगर आप करियर चेंज करने वाले हैं तो फिर आपने अपने स्टूडेंट लाइफ प्लस जो आपने अपने करियर में जो स्किल्स हासिल की हैं, ये दोनों स्किल्स पे आपने फोकस करना होता है। और इसी तरह आपकी एबिलिटीज़ जो हैं, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, यानी कि आप टीम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कोई मैनेजेरियल स्किल्स हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वर्क हिस्ट्री तो है ही नहीं भाई आपकी, अभी आपने काम ही नहीं शुरू किया, तो आप इन दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो इस तरह का जो सीवी होता है वो कहलाता है फंक्शनल सीवी। तो एक चीज़ याद रख लें कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल सीवी बनाएंगे, और जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अपना करियर स्विच करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे? फंक्शनल सीवी बनाएंगे। तीसरी किस्म की सीवी होती है कॉम्बिनेशन सीवी, और ये मिक्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल सीवी को मिक्स कर दें तो वो ये वाला सीवी बनता है, कॉम्बिनेशन सीवी उसको बोलते हैं। और ये प्रोफेशनल्स विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जिनका है, वो लोग ये सीवी बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सीवी। सबसे अहम पार्ट हमारा शुरू हो चुका है। अ प्रोफेशनल सीवी शुड इंक्लूड नंबर वन। अब यहाँ से कागज़ कलम पेंसिल पकड़ लो और लिखना शुरू कर दो कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आपका एक पोर्शन सीवी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करता है, और वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। नंबर वन भाई साहब, अपना फुल नेम बताएं। अब फुल नेम से मुराद वो नेम है जो आपके आईडी कार्ड नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखें। फ़ोन नंबर जब भी आपने लिखना है तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने यूँ लिखना है +92, यानी कि ये ज़ीरो के लिए ये हमारा शो होता है, ठीक है। +92, और आगे आपने 0300 अगर आपका नंबर है तो आपने 300 यानी कि 300 लिखना है, ज़ीरो नहीं लगानी। और ये जो +92 है बेसिकली ये आपका ज़ीरो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपका नंबर बन जाएगा 0300, और आपका इसके बाद आपके आपके जो भी आगे नंबर है वो आपने मेंशन कर देना है। +92 इसलिए लिखें क्योंकि अगर आप कहीं पर किसी और कंट्री में भी आपका सीवी जाता है तो वो जब आपका नंबर सेव करेंगे तो +92 लगा के जब सेव करेंगे तो वो फिर व्हाट्सएप वगैरह में भी शो होता है, और दूसरी जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उनमें भी वो शो होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम रहता है, अगर वो 0300 के नंबर से वो आपका नंबर सेव करेंगे किसी और कंट्री में तो वो शो ही नहीं होता व्हाट्सएप वगैरह में, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए +92 लिखें, 300, और आगे आपका जो भी नंबर है। पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखें भाई साहब, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। अब ये प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्या होता है? अपना नाम लिखें, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाम है मोहम्मद अली, तो वो आप अपना नेम से ही बना लें, मोहम्मद अली या मोहम्मद डॉट अली, इस तरह करके कोई प्रोफेशनल ईमेल बनाएं, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपने बनाई हुई है, लिंक्डइन पे अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसका लिंक ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, उस वहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पर मेंशन करें। अब लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, इस पे हम लोग अलग से एक लेक्चर लिखेंगे, देंगे इंशाल्लाह। और अपना सिटी का नेम मेंशन करें। कुछ लोग अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, चक नंबर फ़लाँ, गली नंबर फ़लाँ, ये वो, और वो सारा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन कम अज़ कम सिटी का नेम अपना लाजमी मेंशन करें। अगर आप गांव में रहते हैं किसी में तो गांव का नेम नहीं लिख देना, आपकी जो तहसील लगती है उसका नाम मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर किसी की तहसील है पत्तों की, या चूनिया, या कसूर, या कोटरा दाकेशन, या कोई भी तहसील है, तो वो तहसील का नाम मेंशन कर दें। अगर वो आप किसी गाँव में रहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर उसकी तहसील का नाम मेंशन कर दें। और डू नॉट इंक्लूड, भाई जो काम करना है वो तो सभी सीख लेते हैं, जो नहीं करना वो कोई कम ही लोग सीखते हैं।
तो अपना CNIC नंबर कभी भी मेंशन ना करें सीवी में, अनटिल 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 अगर आपसे कहा ना गया हो। जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आपने ये CNIC नंबर अपना नहीं लिखना। अपना रिलीजन ना लिखें कि मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम ये वो, या हिंदू या क्रिश्चियन, कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वालिद साहब का नाम मेंशन नहीं करना यहाँ पर आपने, ठीक है। कुछ लोग बता देते हैं कि जी मैं फ़लाँ 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 का बेटा हूँ। भैया आप अपना ब्राउचर बना रहे हो, अपना सीवी बना रहे हो, वालिद साहब का उसमें इंट्रोडक्शन नहीं डालना। मार्शल स्टेटस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ या तलाक याफ्ता हूँ, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट नंबर भी मेंशन ना करें जब तक आपसे कहा ना जाए। और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ABC कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपसे कहा ना जाए। तो भाई ये चीज़ें जो आपकी सीवी में देख लें, अगर आपने शामिल कर दी हुई हैं तो उनको फ़ौरन से निकाल दें। और ये जो चीज़ें ऊपर वाली हैं जो इंक्लूड करनी है, अगर इसमें से कुछ मिसिंग है तो वो आप शामिल कर लें, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों की गलतियाँ निकली होंगी। सीवी अपना सामने रखो जो बनाया हुआ है, लग पता जाएगा आज। कंपोनेंट्स में सेकंड जो कंपोनेंट के लिए अभी सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो अभी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक बंदे का नाम जैसे मैंने आपको बताया मोहम्मद अली है, तो वो अपना नेम मेंशन करे, अपना सिटी मेंशन करे, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करे, अपना ईमेल मेंशन करे। मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ पर लिखे, आप अपना अपना लिख लीजिएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल है वो लिख लें। अच्छा, तो कंपोनेंट्स में जो दूसरा कंपोनेंट होता है, प्रोफेशनल समरी लिखनी होती है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा। कुछ लोगों के सीवी के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा ऑब्जेक्टिव, पहली हेडिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, और कुछ लोगों ने लिखा होता है प्रोफेशनल समरी। अब कौन लोग प्रोफेशनल समरी लिखेंगे और कौन लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे? अच्छा, कुछ लोगों ने खाली ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, कुछ लोगों ने लिखा होता है करियर ऑब्जेक्टिव। महान लोग होते हैं ना, लिखा होता है, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल समरी क्या होती है और करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब ये एक और ऐसी मिस्टेक भी है कि लोगों ने धड़ाधड़ अपनी सीवी में की हुई है। भाई जो लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी करियर स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपनी सीवी में प्रोफेशनल समरी लिखेंगे। और ये तकरीबन 3 से 5 लाइनें होती हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 से 5 ही लिखनी है। आपकी 6 हो जाती हैं कोई मसला नहीं है, 4 हो जाती हैं कोई मसला नहीं है। तो नॉर्मली 3 से 5 लाइंस में ये लिखनी होती है, ठीक है। अब प्रोफेशनल जो लोग हैं, वो लोग हेडिंग क्या देंगे? प्रोफेशनल समरी। जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी करियर का आगाज़ करना है, वो लोग प्रोफेशनल समरी नहीं लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव या करियर ऑब्जेक्टिव, वो वाले हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। अब ज़रा प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग ज़रा अपनी सीवी पे नज़र दौड़ाएं, तो उनको वहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग बहुत आलसी कौम हैं, सुस्ती के मारे हुए। हमने जो एक दफ़ा सीवी शुरू में बनाया था बचपन में, वही चला आ रहा है। हम लोगों ने सीवी के ऊपर एक दफ़ा लिख दिया था करियर ऑब्जेक्टिव, अब हम प्रोफेशनल हो चुके हैं सॉरी, उसके बावजूद हम उस पर करियर ऑब्जेक्टिव को प्रोफेशनल समरी लिखने में इतनी कोताही कर चुके हैं, हम उसको बदलना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि हमने जो चीज़ जहाँ पर रख दी है उसको हिलाएंगे ही नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं हिलाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है भाई। अपनी अपनी सीवीज़ देखो, जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने अपनी समरी, अगर प्रोफेशनल समरी कर ली हुई है हेडिंग, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो आज ही कर लो। अब लिखना क्या है उस प्रोफेशनल समरी में? उसमें आप बताएंगे, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप उसमें बताएंगे कि फाइनेंस ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप अपनी डिग्री भी बता रहे हो कि कौन सी डिग्री कर रखी है, और आप अपनी स्किल्स भी बता रहे हो कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, और आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बता रहे हो कि आप किस फील्ड में काम करना पसंद करते हो। और आपने अपना साथ में ये भी बताना है कि आपने उस जॉब में जो आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें आपने कौन-कौन सी अचीवमेंट हासिल की हैं, उसमें आपने क्या-क्या एडवांसमेंट लेके आए जिससे उस कंपनी को फ़ायदा हुआ। ये बहुत अहम चीज़ है। ये लोग, हम लोग जो हैं, आज मैं आपको इस पे डिटेल में आगे जाके भी बात करूँगा। और
आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीवीज़ जो हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि मोर देन 90% लोगों की सीवीज़ में गलतियाँ निकलेंगी आज, और लग पता जाएगा भाई। और देखिएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अचीवमेंट्स नहीं लिखते लोग, लोग अपनी ड्यूटीज़ लिख रहे होते हैं। और भाई ड्यूटीज़ नहीं लिखनी, अचीवमेंट्स लिखनी है। अब ड्यूटीज़ क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, आगे जाके बात करते हैं अभी। अब एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल लोग जो हैं वो अपने इस प्रोफेशनल, ये जो आपकी प्रोफेशनल समरी है, इसकी ये जो 3 से 5 लाइनें आपने लिखनी हैं, इसके अंदर आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लाजमी मेंशन करें। और आप अपने मेजर एक्सपर्टीज़ जो है आपकी वो लिखें कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, और इंडस्ट्रीज़ वर्कड, किस किस इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं। अब इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर से लाजमी पूछें कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और कंपनीज़ क्या होती हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है। और आपने करियर ऑब्जेक्टिव में आपने मेंशन करना है टू obtain एन एंट्री लेवल पोजीशन। बहुत सारे ऐसे सुस्त लोग मैंने देखे हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, 5-5 साल हो गए हैं उनको जॉब करते हुए, और उनके सीवी में अभी तक यही लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, कि टू obtain एन एंट्री लेवल पोजीशन। और भाई एंट्री आपकी 5 साल पहले हो गई थी, आंखें खोल लो, जाग जाओ कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब आपने ये जो लेवल लिखना होता है, ये जो एंट्री लेवल पोजीशन लिखना होता है, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स ने लिखना होता है, ठीक है। आई कैन अप्लाई, आई कैन, टोन देखें, वो कौन सी टोन लिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि उसको मिला ही नहीं, बेचारे को जॉब ही नहीं मिली, बेचारा अभी वैसे ही फिर रहा है, अभी जॉब मिली नहीं है। अभी तो वो बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी एकेडमिक नॉलेज है, मैं ये लर्न कर चुका हूँ और ये कर सकता हूँ। अगर प्रोफेशनल बंदा भी यही कहेगा तो कितना मनहूस लगेगा, कितना मनहूस लगेगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। भाई इस तरह आप क्या कर रहे हो, क्या कर चुके हो, वो आपने बताना होता है अपने सीवी में। तो दोनों में फ़र्क होता है। उम्मीद है कि करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल समरी का थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। और जो लोग प्रोफेशनल हैं और उनकी सीवी में गलतियां निकल रही हैं, उनको तो पता लग गया होगा या लग पता गया होगा भाई। ये लोग जो हैं ये बहुत ही सीवी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बाद में कहते हैं 600 जॉब्स में अप्लाई कर चुके हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा। और भाई कैसे आए कॉल, आप अपना बचपना छोड़ो, अपनी सीवी को अपडेट करो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें मेंशन करें फिर, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट है ये क्या मेंशन करें, ये अपनी डिग्री की स्पेशलाइजेशन लिखें कि भाई मैंने एमबीए कर रखा है मार्केटिंग में, मैंने एमबीए कर रखा है फाइनेंस में, मैंने बीएससीएस किया हुआ है, ठीक है, मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वगैरह वगैरह। डिग्री की स्पेशलाइजेशन लिखो और अपनी स्किल्स बताओ, क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास। अब स्किल्स भी दो तरह की होती हैं, हम आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर कौन सी मेंशन करनी है। प्रोजेक्ट वर्कड ऑन, ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत सारे मैंने मनहूस किस्म के स्टूडेंट देखे हैं। मैं माजरत के साथ, मैं ज़रा टीचर हूँ तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को बहुत नज़दीक से, स्टूडेंट रहा भी हूँ, अब स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ, 15 साल हो गए। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करना। कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है क्लास में तो मौत पड़ जाती है कि भाई क्या करें क्या करें, तुम कर दो तुम कर दो तुम कर दो। एक ग्रुप बना लेते हैं, काम उसमें से एक कर रहा होता है, बाकी 6 मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे होते हैं। वो करके ले आएगा ना, बस हम प्रेजेंट कर देंगे, हमें ये बता दिया जाएगा कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उधर स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर देना है, बस बोल देना है। आपको पता है नहीं कि इसमें लिखा क्या, और बस आपने बोल देना है जो आपके सामने लिखा होगा। 6-6 लोग इस तरह की काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जिनके ऊपर आपने काम किया है उनके ऊपर भाई अपने हाथ से काम करो, अपनी एफर्ट्स लगाओ। आप जो प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं क्लास में उनके ऊपर काम करो, वो आपकी सीवी का पार्ट बनने बनने जा रहे हैं। और जब आपको अगर अल्लाह करे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, तो जब आप इंटरव्यू के टेबल पे बैठे होंगे तो आपका सीवी उनके सामने पड़ा होगा, और वो जो प्रोजेक्ट्स आपने उसके अंदर लिखे हुए हैं और उनके ऊपर काम किया हुआ है, तो वो आप वहाँ पर बड़े सक्सेसफुली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देंगे। लेकिन अगर वहाँ पर आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं और काम आपने नहीं बल्कि आपके ग्रुप लीडर ने किया था, आपको पता ही नहीं कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, तो वहाँ पर फिर आपको दंदल भी पड़ेगी, आपकी ज़ुबान भी अटकेगी, और वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा। एक रंग आएगा एक जाएगा, और वहाँ पर फिर याद आएगा कि सर ने कहा था कि प्रोजेक्ट के अंदर खुद से काम करना है।
प्रोजेक्ट्स अपने हाथ से करो, मेहनत करो। स्टूडेंट लाइफ में जो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, उसको करो खुद से। अगर आप करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही इंटरव्यू के टेबल पे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ पता होता है, फ़ौरन ही आपके चेहरे पे फ़ौरन ऐसे ऐसे लगता है जैसे बाहर आ गई है, और आप बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। लेकिन अगर वही काम आपने नहीं किया हुआ और कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है, तो साथ ही आपके पाँव हिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे 6.8 लेवल का ज़लज़ला आ रहा है, तो कोई ना कोई हिला रहा है आपकी कुर्सी को, ऐसा भी लगेगा वहाँ पे। तो भाई काम खुद से करो। जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको मैं स्पेशली कह रहा हूँ, अपनी डिग्री की स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो और प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। ये आपकी सीवी का हिस्सा बनेंगे, और इनको आप मेंशन करो अपनी पहली जो हेडिंग है करियर ऑब्जेक्टिव, उसमें। आगे चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं इसमें। तीसरे नंबर पे तीसरा पार्ट है सीवी का, वो एजुकेशन वाला पार्ट है। अब इसमें आपने अपनी डिग्री मेंशन करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है, अपने ईयर मेंशन करना है, किस साल आपने पास किया, आपने सीजीपीए मेंशन करें, और अपना रेलेवेंट कोर्स वर्क, यानी कि वही ऑब्जेक्टिव वगैरह जो आपने जो आपने प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, वो आपने वहाँ पर मेंशन कर दें। रेलिवेंट कोर्स वर्क जो है वो, अगर ये ऑप्शनल चीज़ होती है, ये आप मेंशन करना चाहें ना करें, करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें। एजुकेशन में आपने ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये लाजमी मेंशन करनी है, डिग्री, यूनिवर्सिटी का नेम और ईयर, और कौन से साल में आपने पास की है। स्टार्टिंग ईयर नहीं लिखना है, एंडिंग ईयर लिखना है। अगर आपने कोई डिग्री आपने 2022 में स्टार्ट की है और 26 में आके एंड हुई है, तो आपने उसका ईयर 2026 लिखना है, 22 नहीं लिखना। आपका जो CGPA है वो मेंशन करें। और ये चार, अब इसको मेंशन करने के कई तरीके होते हैं। पहले आप डिग्री का नेम लिख देते हैं, साथ स्पेशलाइजेशन लिख देते हैं, साथ में आप यूनिवर्सिटी का नेम नीचे लिख दें या सामने लिख दें, ईयर नीचे लिख दें, सामने लिख दें, एक लाइन में लिख दें, 1.5 लाइन में लिख दें, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, आपने BS फाइनेंस किया हुआ है ABC यूनिवर्सिटी से, CGPA आपका 3.65 है, 2026 में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, तो ये चीज़ें आप मेंशन करें। आगे चलते हैं। चौथा पार्ट जो है सीवी का, दैट इज़ वर्क एक्सपीरियंस। ज़ाहिरी बात है, ये फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस है। ये हम बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी की, जहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज, तारीख के हिसाब से, उल्टा रिवर्स, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल इसको हम बोलते हैं, रिवर्स। यानी कि अगर 4 कंपनीज़ में काम किया तो चौथी कंपनी सबसे ऊपर आएगी, तीसरी उसके नीचे, दूसरी उसके नीचे और पहली सबसे नीचे। ये इस तरह आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने मेंशन करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ड्यूटीज़, राइट अचीवमेंट्स। कभी ये ना लिखें कि मुझे फ़लाँ 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 ड्यूटी दी गई थी, ना जी ना, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करें कि मुझे ये ड्यूटी साइन की गई थी और मैंने इसमें ये तीर मारा। फॉर एग्जांपल, पूर एग्जांपल पहले लेते हैं। जैसा कि आप कहें वर्कड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया, बहुत ही आप नुमाने से लग रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन गुड एग्जांपल ये है कि आप लिखें मैनेज्ड मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम क्या किया, आपने वहाँ पर अचीवमेंट क्या आपकी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपने बनाई हैं 150 प्लस क्लाइंट्स की, 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स की आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना चुके हैं। दिस इज़ योर अचीवमेंट। और आपने क्या किया, रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग टाइम बाय 20%। आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है या आपने एक्सेल में कोई ऐसी शीट बना दी है जिससे आपका जो वर्किंग टाइम है वो 20% रिड्यूस हो गया। जो काम आप पहले 100 मिनट में करते थे, अब वो आप 80 मिनट में काम कर रहे हैं। दिस इज़ योर अचीवमेंट। भाई प्रोफेशनल लोगों, चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तमाम सीवीज़ निकाल कर रख लो सामने। आप लोगों ने हमेशा ड्यूटीज़ ही लिखी होंगी, देख लो अपनी सीवीज़, वहाँ पर आप बता रहे होंगे मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने वहाँ पर लेजर्स बनाए, मैंने वहाँ पर ये किया वो किया, मतलब इस डिपार्टमेंट में काम किया, फलां डिपार्टमेंट में काम किया। भाई ड्यूटीज़ नहीं मेंशन करनी। अब इसमें थोड़ा-सा भी बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा नहीं बल्कि ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रोफ़ेशनल लोगों की सीवीज़ में ये बड़ी ख़राबी है, वर्क एक्सपीरियंस वाली, बहुत ख़राबी है। सारे प्रोफ़ेशनल, मोर दैन 90% प्रोफ़ेशनल लोगों की सीवी में यहाँ पर प्रॉब्लम है। भाई निकाल के देख लो सीवीज़, ठीक है? वहाँ पर देख लो आप लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं।
ड्यूटीज़ मेंशन नहीं करनी होती। आपने उस ड्यूटी में अचीवमेंट क्या किया है, आपने पॉजिटिव क्या वहाँ पर चेंज लेके आए हो, वो मेंशन करना होता है। वो मेंशन करेंगे तो आपकी सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली बन जाएगी, एचआर डिपार्टमेंट को भी वो कर लेगी, राम कर लेगी और वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। प्रिपेयर एनुअल टैक्स डॉक्यूमेंटेशन, आपने टैक्स टैक्स डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बनाई हैं एनुअल। अच्छा, एक तो जब भी आपने वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है ना, उसमें आपने ये स्टार मेथड यूज़ करना है। स्टार मेथड क्या होता है? जब भी आप अपना एक्सपीरियंस लिखने लगें तो पहले सिचुएशन लिखें, आपको कौन सा टास्क असाइन किया गया उसको मेंशन करें, आपने कौन सा एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। ये है अपना एक्सपीरियंस लिखने का तरीका, सही तरीका, कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा टास्क दिया गया और आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या निकला। ये अगर आप मेथड यूज़ करेंगे तो आपका सीवी में पॉजिटिव चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, अब आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि मैंने भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया, आप वहाँ पर लिखें डेवलप्ड। अब ये देखें, ये एक जो टर्म यूज़ हुई है, ये वर्ब यूज़ हुआ है डेवलप्ड, ये आपको पॉजिटिव सेंस में लेके जाएगा। मैंने बनाया है कुछ, ठीक है, डेवलप्ड। मैंने रिड्यूस किया टाइम, रिड्यूस टाइम, डेवलप्ड फलां चीज़। अब ये जो वर्ब है इसको ध्यान से यूज़ करना। एक्सेल ऑटोमेशन सिस्टम, आपने क्या डेवलप किया? एक्सेल ऑटोमेशन सिस्टम। आपने ये नहीं लिखा कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, आपने लिखा कि मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक एक्सेल ऑटोमेशन सिस्टम बनाया, ठीक है। और उसने उस सिस्टम ने क्या किया? रिड्यूस्ड, कम कर दिया मंथली रिपोर्टिंग टाइम बाय 40%। भाई ये है रिजल्ट। उससे क्या हुआ है कि मंथली जो हमारा टाइम लगता था जितना भी उसको बनाने के लिए, वो आपका वो आपका 40% से रिड्यूस हो चुका है। आपका 40% टाइम जो है वो रिड्यूस हो चुका है। भाई बहुत अहम चीज़, ये मैं कह रहा हूँ आपको, स्टार मेथड यूज़ करो, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, एआई से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं कि स्टार मेथड को यूज़ करने के लिए आप अपना सीवी की जो आपका एक्सपीरियंस वाला जो पोर्शन है ना उसको कॉपी करो, कॉपी करके उसको चैट जीपीटी में डालो और उसको बताओ कि ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, इसको मेरी इसके अंदर मेरी अचीवमेंट्स क्या हो सकती हैं वो मुझे बताओ। और वो अचीवमेंट्स जो हैं वो वहाँ से आपको मिलेंगी और आपको पता चलेगा, ओहो ये तो अचीवमेंट वाकई मेरी हैं और मैंने ये मेंशन ही नहीं की हुई। यानी कि आपके दिमाग में वो सारा कुछ है डाटा, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हमने यहाँ पर लिखना कैसे उसको, ठीक है। तो आपने जो काम किए हैं आप पहले उन पे गौर करो और वहाँ पर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उन पे गौर करो और वो अचीवमेंट्स को अपनी सीवी में मेंशन करो। भाई ड्यूटीज़ को मेंशन करना छोड़ दो, एटीएस आपको रगड़ा लगा देगा, आपकी सीवी को आपका दुश्मन बना देगा, आपको इंटरव्यू की टेबल से उठा देगा, बल्कि बिठाएगा ही नहीं, बैठने ही नहीं देगा, उठाएगा क्या, आपको पहुँचने ही नहीं देगा। ये चीज़ें ध्यान से सुन लो। पांचवी जो चीज़ है सीवी में, पांचवी जो हेडिंग आती है, पांचवा पोर्शन कह लें आता है जो सीवी में के अंदर, वो है स्किल्स। स्किल्स हैं जनाब दो तरह के। नंबर वन, टेक्निकल स्किल्स, मसलन जो काम आपने कंप्यूटर पे करने होते हैं, मसलन एम एस एक्सेल, पावर बी आई, सैप, क्विक बुक्स, पाइथन, एस क्यू एल, कम्युनिकेशन टूल्स, गूगल वर्क स्पेस एट्सट्रा, जो आप ऑनलाइन इंटरनेट पे या आप जो काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह, दीज आर योर टेक्निकल स्किल्स। एक होती है सॉफ्ट स्किल्स जो आपके दिमाग में होती हैं, मसलन आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी ज़बरदस्त करते हो, आप क्रिटिकल थिंकर हो, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त करते हो, आप टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो। दीज आर योर सॉफ्ट स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को स्किल्स वाले कॉलम में आपने लिखना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपनी एजुकेशन वाले पोर्शन में घुसेड़ा होता है उन्होंने, एम एस एक्सल, पावर बी आई, सैप, क्विक बुक्स। भाई अल्लाह का वास्ता है, जाने दो भाई, स्किल्स को एजुकेशन में ना डालो। एजुकेशन जो तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था उसको एजुकेशन में ही रहने दो। जो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी वहाँ पर सिर्फ वो लिखो, स्किल्स को स्किल्स में लेके आओ। अब कुछ लोगों ने पता ही नहीं होता ये स्किल्स, मैंने अल्लाह जानता है मैंने ऐसी ऐसी सीरीज़ देखी हैं, ऐसी मनहूस लोगों की सीरीज़ देखी हैं कि उन्होंने अपनी स्किल्स को अपने जो एजुकेशन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है और ये जो स्किल्स हैं, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स, सॉरी, ये वाली जो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इनको अपने हॉबीज़ में लिखा हुआ है। यार कमाल नहीं होगी कसम से। यानी कि लीडरशिप आपकी हॉबी है, टीम वर्क आपका हॉबी है, क्या बात है।
तो जो एटीएस है वो कैसे आपको जाने दे भाई इंटरव्यू की टेबल पे? वो समझ जाता है कि इस बच्चे का दिमाग ही नहीं है, अगर है तो वो कहीं उल्टी सिमत पे घूम रहा है और वो उसको पता ही नहीं है कि भाई स्किल्स कौन सी हैं, तो मैं इसको अपनी कंपनी में क्यों घुसने दूँ? इसको तो मैं दूर से ही वट्टा मार के भगाऊंगा। वो कभी भी एटीएस आपकी सीवी को एक्सेप्ट नहीं होने देगा। तो अल्लाह दा नाजे अपनी अपनी स्किल्स को स्किल्स वाले पोर्शन में ही मेंशन करो। उसको अपने हॉबीज़ में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप उसको एजुकेशन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे लोगों को मैं सीवी देख चुका हूँ जो कि मतलब जिनको 10-10 12-12 साल उनका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है और वो लोग अपनी सीवी में ऐसी-ऐसी गड़बड़ें कर रहे हैं। अभी तो और बड़ा कुछ मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफ़िकेट्स, ये छठे नंबर पे आएगा जी। छठे नंबर पे छठा पोर्शन जो है वो आपका सर्टिफ़िकेट्स का आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल डेटा से कोई एनालिटिक्स एनालिटिक्स का कुछ सर्टिफ़िकेट हासिल किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेक्निकल स्किल्स में भी चीज़ें मेंशन की कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो आपकी स्किल है। कुछ लोग एक्सेल में एक्सपर्ट होते हैं यूट्यूब से देख-दूख के और अपने एक्सपीरियंस से, या उन्होंने अपनी जो एजुकेशन के जब वो अभी एजुकेशन में थे मतलब स्टूडेंट लाइफ में थे तब उन्होंने एक्सेल अच्छा सीख लिया, कोई उनको अच्छा टीचर मिल गया। वो एक्सेल में वैसे एक्सपर्ट हैं लेकिन उन्होंने कहीं से सर्टिफ़िकेट कोई हासिल नहीं किया हुआ। तो फिर उसको स्किल्स में रहने दो, उसको सर्टिफ़िकेट्स में मेंशन ना करो। लेकिन अगर आपके पास उसका कुछ सर्टिफ़िकेट भी है, तो फिर आप उसको लाज़मी मेंशन करो सर्टिफ़िकेट्स वाले पोर्शन में। यानी कि वो एक आपके पास पीस ऑफ पेपर होना चाहिए किसी इदारे की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल डाटा एनालिटिक्स, ये गूगल की तरफ से आपको सर्टिफ़िकेट अगर कोई मिला हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाटा एनालिटिक्स की स्किल्स आती हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ़ इसको स्किल्स में मेंशन करो, फिर आप इसको सर्टिफ़िकेट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्सेल आता है, सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फिर इसको स्किल्स में लिख सकते हो, सर्टिफ़िकेट्स में नहीं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्टिफ़िकेट है कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो, तो फिर आप उसको सर्टिफ़िकेट्स में मेंशन करो। सिस्को का है, कोर्सेरा का है, यूडेमी का है, आईबीएम का है, इसके अलावा डीजी स्किल्स के सर्टिफ़िकेट्स भी हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको किसी स्किल पे सर्टिफिकेट दे देती हैं। अगर वो सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वो मेंशन करो। और ये जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो ये लाजमी पोर्शन है भाई, लाजमी पोर्शन है, लाजमी। वो लाजमी अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन करें। सातवां जो पोर्शन आएगा कंपोनेंट्स में ऑफ सीवी में, दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। मनूस लोगो, प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो। ये उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो लोग अपने काम अपने ग्रुप लीडर पे छोड़ देते हैं। 5-6 लोगों का 7 लोगों का ग्रुप बनाया, एक बंदा काम कर रहा है या 2 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी लोग मोबाइल पे बैठे हुए चैट कर रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और बहुत ही हड्ड-हरामी के आखिर लेवल तक पहुँचे हुए हैं। अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो, खुद करो। फ्रेश ग्रेजुएट्स शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड अ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल, ये उन्होंने बनाया है। ठीक है। बिल्ट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस अटेंडेंस मैनेजमेंट, क्रिएटेड अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ लोकल बिजनेस। अच्छा, अब इसमें ये वर्ड जो मैं पहले कह रहा था, वर्ब्स जो यूज़ हुए हुए हैं, देखें ये डेवलप्ड, ठीक है, इसी तरह बिल्ट, इसी तरह क्रिएटेड, ये जो आपके यूज़ हुए हुए हैं ना, ये जो कह लें कि वर्ब्स यूज़ हुए हैं, ये बहुत मैटर करते हैं भाई, बहुत मैटर करते हैं। इन चीज़ों से आपका जो सीवी है वो ड्यूटीज़ से अचीवमेंट्स की तरफ कन्वर्ट होता है। एटीएस आपकी अचीवमेंट्स को देखता है, आपकी ड्यूटीज़ को वो कहता है कि ड्यूटीज़ तो गधे की भी होती हैं, माज़रत के साथ, वो भी बड़ी सख्त ड्यूटी करता है। लेकिन वो ड्यूटीज़ में अचीवमेंट्स क्या होती हैं वो मेंशन नहीं करता है। तो आप लोगों ने भाई अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ो, अचीवमेंट्स को मेंशन करना शुरू करो। ठीक है, सीवी बनाना है तो। आठवां पॉइंट, आठवां पार्ट ऑफ द सीवी, इंटर्नशिप्स। ये इंटर्नशिप्स उन लोगों के लिए हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। आप लोग इंटर्नशिप लाजमी करें, पेड करें, फ्री करें, भाई करो, लाजमी करो। आपकी जो डिग्री कंप्लीट होने वाली है तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दो, उसके बाद आप फ्री हो। किसी भी कंपनी में, जो भी जहाँ पर भी आप जिस कंपनी में आप चाहते हो कि जॉब करना है उसी कंपनी में जाओ, वहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट होकर अपना सीवी जमा जमा करवाओ और बताओ कि मैं यहाँ पर एक इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। इंटर्नशिप लो, चाहे आपको वो पैसे देते हैं या फ्री में आपसे काम करवाते हैं, कोई मसला नहीं है, स्किल सीखो वहाँ से। और अपने इंटर्नशिप जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप मेंशन करो। अब सीवी में उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन करो, जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया। ड्यूरेशन मेंशन करो कि आपने 3 माह किया है, 6 माह किया है, 1 साल किया है, कितना अरसा आपने
इंटर्नशिप किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कौन सी थी और आपकी अचीवमेंट्स क्या थी। हम यहाँ पर आके ब्रेक लगा देते हैं कि मेरी ये वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब वो पूरी की आपने या नहीं की, वो ये पोर्शन मेंशन करता है। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स वाला पोर्शन लाजमी मेंशन करो कि भाई आपने उस 3 महीने में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। ठीक है। उसके बाद आठ नौवां जो पॉइंट है, अवार्ड्स। अगर आपके ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग स्टडी कोई गोल्ड मेडल मिला है, कोई स्कॉलरशिप्स मिला है, कोई अगर आप जॉब करते थे तो आपको कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को कोई आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, या सेल्स चैम्पियन का कोई आपको आपका कोई अवार्ड मिला हुआ है, तो वो आप लाजमी मेंशन करें। इसके बाद आ जाएं वॉलंटियर वर्क। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में माजरत के साथ ये इस चीज़ पे कोई ज़्यादा फोकस ही नहीं करता। हम लोग समझते ही नहीं है कि ये भी कोई काम है, हालांकि ये हमारा सीवी का हिस्सा होता है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ये जब आप जॉब के लिए जाते हैं। स्पेशली वो लोग जो कहीं किसी बाहर कंपनी में, किसी और दूसरे कंट्री में, या जो जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर उन लोगों ने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है। वॉलंटियर वर्क होता है जो, यूँ समझ लें कि आपने किसी की फलाह बहबूद के लिए जो काम करते हैं, वो वॉलंटियर वर्क है। मतलब आपने उसका कोई मुआवजा नहीं लिया, आपने उसका कोई कंपनसेशन नहीं लिया, आपने खिदमत खलक की नीयत से आपने कोई काम किया है। ठीक है। वो आपने अगर कोई काम किया हुआ है, इससे आपके पता चलता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह की हैं। ठीक है। अगर आपने इस तरह का कोई काम किया है तो वो आप लाजमी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप अगर आपने कोई लगाया और आपने ब्लड जो है वो कलेक्ट किया और आपने वो कोई मरीज़ों को दिया, या वॉलंटियर टीचर रहे हैं आप कहीं पर, या किसी एनजीओ के साथ वॉलंटरीली काम किया है, या किसी यूनिवर्सिटी इवेंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं आप लोग। आप अपने कॉलेजेस में और अपने यूनिवर्सिटीज़ में जो भी इवेंट्स होते हैं, आप उनमें कोऑर्डिनेटर के तौर पे आप काम करें। हम स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई कोई बात नहीं, फ़लाँ फ़लाँ लोग काम कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ तैयार श्यार होकर जाएंगे, हाँ पैंट शर्ट टाई शाई लगाएंगे, चल भी, जब टाइम होगा बिल्कुल एंड टाइम के, जब स्टार्ट होगा फंक्शन तो हम लोग पहुंच जाएंगे। कोई भी इवेंट है, आप उसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करें। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है, और उस काम को आप अपनी सीवी में मेंशन करो कि भाई मैं ये काम करता रहा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ में। अब आप लोग देखें, अपने आप को ज़रा सोचें, मैं फ्रेश ग्रेजुएट से पूछ रहा हूँ और जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, कि देखें आप लोगों ने क्या इनमें से कोई काम किया, कभी कोई काम किया। आपके इलाके में कोई एनजीओ होगी, आपके गांव में, आपके शहर में कोई ना कोई एनजीओ होगी, उनके साथ जाएं, आप बात करें उनसे, उनसे कहें कि हमारी खिदमत अवेलेबल है, आप हमारे ये टाइम हमारा फ्री है, इस टाइम में अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट हो, कोई आप काम करना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, हम लोगों की मतलब फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। कोई सफाई मुहिम चला लो, कोई और इसी तरह की अवेयरनेस कैंपेन चला लो, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। तो कुछ भी करो जो लोगों को नहीं पता उसको समझाने के लिए, कुछ भी लोगों के फलाह बहबूद के लिए अगर काम करो, और उस काम को फिर अपनी सीवी में मेंशन करो। ठीक है। तो ये टोटल 10 है, ये 10th नंबर वाला है वॉलंटियर वर्क। 10 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं सीवी के, ये वाले पार्ट्स आपने इस अपनी सीवी में मेंशन करने। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर ये 6 था हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सीवी। इफेक्टिव सीवी में ये 10 कंपोनेंट्स होते हैं। 10वें नंबर पे मैंने आपको ये सिखाया वॉलंटियर वर्क। अब ये पार्ट्स आपके सीवी में होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे नंबर 7 पे, सॉरी, इसके अभी 2 पार्ट्स रहते हैं। लैंग्वेजेस आप मेंशन करना चाहें तो इंग्लिश, उर्दू और अरेबिक मेंशन करें, पंजाबी मेंशन करें, जो आपको ज़ुबानें आती हैं। और रेफरेंसेस के लिए आप लिख दें अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। ये 12 आपके सीवी के कंपोनेंट्स पूरे हो जाते हैं। नंबर 7 पे आ जाएं, अवॉइड कॉमन सीवी मिस्टेक्स। भाई बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि सीवी में करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये, देखें नंबर 1, स्पेलिंग मिस्टेक। भाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखने, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह रहा था कि अगर सीवी का मैंने कहा ना कि ये डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो। ठीक है। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने, आपने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। और उसके अलावा डिफरेंट कलर्स, आप देखो ज़रा सीवी निकाल के, किसी का नीला है, किसी का सुर्ख है, किसी का जनाब ग्रीन है, कलरफुल सीवी बनाई हुई है। और यार आप लोगों ने किसी और कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है, सीवी बना रहे हो आप लोग अपना, एक कलर रखो, ब्लैक, ओनली ब्लैक, वन कलर सीवी होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग तो बड़ी डिफरेंट किस्म की बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं,
और मतलब कलरफुल से डिफरेंट सी बुलेट्स यूज़ करते हैं। भाई कलरफुल सीवी नहीं बनाना। अब प्रोफेशनल लोग भी अपनी सीवी देखो ज़रा, ब्लू कलर की सीवी नहीं है आपकी। आप लोगों ने हेडिंग में, जब वर्ड में किसी ने सीवी बनाया, वहाँ पर आपने हेडिंग सेलेक्ट की, हेडिंग का एक ऑटोमेटिक मतलब एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर सेलेक्ट हुआ हुआ होता है ब्लू कलर। मैंने ऐसी ऐसी मनहूस लोगों की सीवियाँ देखी हैं, वहाँ पर सीवीज़ के अंदर ब्लू कलर के ही हेडिंग्स लिखे हुए हैं। और आपने जनाब कोई और जो बुलेट्स बनाए हुए हैं वो कलरफुल बनाए हुए हैं, और आइकन बनाए हुए हैं कलरफुल। भाई ऐसा कुछ नहीं करना, आइकन्स यूज़ नहीं करने, डिफरेंट कलर्स यूज़ नहीं करें। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, इररेलेवेंट जो आपको चाहिए नहीं। मेरे दादे का ये नाम था, और भाई किसी ने पूछा आपका दादा क्या करता था, क्या नाम है उसका, नहीं लिखा। फादर का नेम मेंशन किया हुआ है, पहले भी मैंने बताया, CNIC नंबर लिखा हुआ है। क्यों इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और आपने अपने कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना लिखो, जो मैंने अभी पार्ट्स आपको बताए हैं बस वही मेंशन कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फेक एक्सपीरियंस ना डालो, मैं यहाँ पर इस पे और कोई बात नहीं करूँगा। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ना डालो। अनप्रोफेशनल क्या होते हैं, ये देखें, coolboy123@gmail.com। भाई कितना मनहूस लग रहा है, देखें, मनहूस से भी अगली डिग्री है ये, कितना मनहूस लग रहा है। coolboy123@gmail, भाई ऐसा ईमेल एड्रेस कौन लिखता है, पापा की परी @gmail.com, ये क्या है भाई, कैसा ऐसे में आप लोग ऐसे अनप्रोफेशनल किस्म के ईमेल डाले हुए हैं। ऐसा ईमेल नहीं बनाना, सिंपल ईमेल अपना बनाओ। फॉर एग्जांपल ali.khan@gmail.com, ये है प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। इस तरह का ईमेल एड्रेस बनाओ, ठीक है। इस तरह का कूल बॉय और काउ बॉय टाइप जो है ना, ये इस तरह के आपके अगर कोई जीमेल हैं तो उसको निकालो यहाँ से, फ़ौरन निकालो। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपके अक्सर सीवी में मैंने देखी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की सीवीज़ मेरे पास आती हैं कि सर ये चेक कर दें, ठीक है। मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये खुदा का खौफ करो, ठीक है। और ऐसे मनहूस सीवी मेरे पास ना भेजा करो। अब मैंने एक लेक्चर ये वाला रिकॉर्ड कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे सीवी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप अपना सीवी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग बना लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आने वाला है, ठीक है। ये मिस्टेक्स नहीं आपने करनी। अब आ जाए ATS फ्रेंडली सीवी। ये ATS मनहूस चीज़ है क्या? ATS जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसको कहते हैं, ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जब आप कोई एप्लीकेशन जमा करवाते हो ऑनलाइन, वो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के पास जाती है, और वो उसको पहले पूरा स्कैन करता है, स्कैन्स कीवर्ड्स। अब स्कैन्स करता है पूरा कीवर्ड्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, ज़रा ध्यान रखिएगा इधर, मैं आपको बताने लगा हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं वहाँ पर जो आपको वो ढूंढता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आप ड्यूटीज़ ना लिखें एक्सपीरियंस में, आप अपनी अचीवमेंट्स लिखें। ड्यूटीज़ में आपने क्या लिखा, आई वर्कड, वर्कड लिखा, आई वर्कड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो ठीक नहीं है। अगर आपने वहाँ पर लिखा होगा कि आई बिल्ट, आई डेवलप्ड, आई रिड्यूस्ड टाइम, अगर इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो ATS उसको स्कैन करके फ़ौरन समझ जाएगा कि इस बंदे ने कोई काम किया है, ठीक है। और वहाँ वो आपकी सीवी को एक्सेप्ट करेगा। फ़िल्टर्स सीवीज़, ये इस ATS का काम है, ये फ़िल्टर लगा देता है और उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे लगाता है। कीवर्ड्स में एक और अहम चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाद में शायद मुझे याद ना रहे। बहुत अहम चीज़ ये है कि जब भी जॉब आती है ना, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की जॉब्स आती हैं। अब हर डिपार्टमेंट ने जब कोई जॉब एडवर्टाइज़ करता है, अखबार में आती है या किसी फेसबुक पेज पे या किसी भी लिंक्डइन पे या किसी उनकी वेबसाइट पे, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि PPSC है या FPSC है, वहाँ पर जब भी कोई ऐड आता है ना जॉब का, तो उस जॉब के ऐड के अंदर लिखा होता है कि हमें फ़लाँ 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 स्किल्स चाहिए, इस तरह की स्किल्स और फ़लाँ फ़लाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो असल में आपने क्या करना होता है, वहाँ से वही कीवर्ड्स उठाने होते हैं। उनको जो स्किल्स चाहिए वहाँ से कॉपी करो, जो उनको वहाँ से एक्सपीरियंस चाहिए वो कॉपी करो, वही सेम वर्ड्स उठा के अपने CV में पेस्ट कर दो, वह एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में और स्किल्स वाले पोर्शन में, ठीक है। ये मैं आपको ऐसा एक रूल बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को भी नहीं पता। ये समझ लो कि आपके लिए ये एक हुक्म का यक्का नहीं होता, क्या होता है वो, मेन चीज़, मतलब कह लो कि जड़ी बूटी है, ठीक है, बहुत ही काम करेगी ये जड़ी बूटी। कीवर्ड्स ATS स्कैन करता है, कीवर्ड्स ढूंढता है। अब जिस CV में उस तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं, जिस तरह के उन्होंने अपनी जॉब के ऐड में लिखे हुए हैं, तो वो CV एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर किसी CV के अंदर उस तरह के कीवर्ड्स नहीं मिलते, उस तरह के अल्फाज नहीं मिलते, जिस तरह के अल्फाज उधर लिखे हुए हैं उन्होंने अपनी जॉब एक्सपीरियंस जो उनको रिक्वायर्ड है, यानी कि उनके जो ऐड में
और वो एक्सपीरियंस के नीचे जो अल्फाज लिखे हुए हैं और उनकी स्किल्स के नीचे जो अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर वहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं आपकी सीवी वाले अल्फाज के साथ अगर वो मैच नहीं होते तो आपकी सीवी रिजेक्ट, और अगर एक्सेप्ट होती है तो उसकी रीज़न सिर्फ यही होती है। इसलिए ये एक और जड़ी बूटी आपको दे रहा हूँ, एक और अहम चीज़ दे रहा हूँ कि जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो हर दफ़ा अपना सीवी उस जॉब के अकॉर्डिंग चेंज करो, उस जॉब के अकॉर्डिंग उसको अमेंडमेंट करो, उसके कीवर्ड्स चेंज करो, ठीक है? अपने स्किल्स वाला पोर्शन चेंज करो, अपना एक्सपीरियंस वाला पोर्शन में उस तरह के कीवर्ड्स डालो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपनी स्किल्स ही चेंज करो, जो स्किल्स नहीं है वो डाल दो, ऐसा नहीं है भाई। आपके स्किल्स भी वही हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अल्फाज आपने कुछ और लिखे हुए हैं और वहाँ पर ऐड में कुछ और लिखे हुए हैं, इसलिए आपका सीवी रिजेक्ट हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि मैं ही नैश पैदा हो गया हूँ इस दुनिया में, जिसको मेरा मेरा कोई जॉब का इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आ रहा, मैं मनहूस हूँ। ऐसा नहीं है, आपकी सीवी है जो आपको रिजेक्ट करवा रही है, वो मनहूस है, उसको ठीक करो, वो आपको लेके जाएगी आगे सक्सेस की तरफ, ठीक है? और अगर रिजेक्ट करवाना है तो उसने करवाना है। आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, आपके कीवर्ड्स और वहाँ पे ऐड के जो कीवर्ड्स हैं वो मैच होने चाहिए। हर दफ़ा जब आप नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सीवी चेंज करो, और यही वजह होती है कि हम 2-200 जगह पे अप्लाई कर चुके होते हैं और हमें इंटरव्यू एक जगह से भी कॉल नहीं आती इंटरव्यू के लिए। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न भाई यही है, आपने चूँकि एक ही सीवी आपने कोई 200 जगह पे भेज दिया हुआ है और उसका जनाब कोई ना लेना ना देना, ना कोई गल ना बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है? अच्छा, फ़िल्टर लगाता है योर सीवी मस्ट बी एटीएस फ्रेंडली। अब एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे होती है? एटीएस स्कैन्स योर सीवी बिफोर अ ह्यूमन रीड्स इट। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर इंसान होते हैं, लोग होते हैं, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, उन तक सीवी पहुंचने से पहले एटीएस ने आपकी सीवी पढ़नी है, ठीक है? इसलिए एटीएस ने आपकी सीवी को पहले स्कैन किया, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ करो। नंबर वन, सिंपल फॉन्ट इस्तेमाल करो, बहुत ही टेलीग्राफी या कैलीग्राफी क्या कहते हैं उसको, वो वाले अल्फाज यूज़, वो वाले स्टाइल यूज़ ना करो। आपके वर्ड में आपने देखा होगा, सीवी में बहुत सारी सीवीज़, मैंने ऐसी मनहूस सीवीज़ देखी हैं जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है तो जनाब उसके ऊपर बड़े बड़े स्टाइल लगाए हुए हैं। ओ भाई, सिंपल अल्फाज, सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करो, सिंपल फ़ॉन्ट, हेडिंग्स यूज़ करो, उसमें होता है ना हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे करके। जो मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 कह दो, जो उससे छोटी हेडिंग है उसको हेडिंग 2 कह दो, जो उससे छोटी हेडिंग है उसको हेडिंग 3 कह दो, ऐसे हेडिंग्स यूज़ करो। और कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, जो उधर ऐड में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जॉब की तफसील लिखी हुई है, जॉब का एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जॉब की रिक्वायर्ड स्किल्स लिखी हुई हैं, रिक्वायर्ड डिग्री लिखी हुई है, जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड में लिखी हुई है, वहाँ से उसके अल्फाज को कॉपी करो, कॉपी करके अपने सीवी में मेंशन करो, ठीक है? ये है आपके कीवर्ड्स, वो आपके बन जाएंगे, वो मैच हो जाएंगे। जब आपके कीवर्ड सीवी के और ऐड वाले कीवर्ड्स जो हैं सीवी के मैच हो जाएंगे तो आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली बन जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करो, जब भी सीवी भेजो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो। अब पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता, सीडी अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना। इसके लिए भाई यूट्यूब पे कोई भी वीडियो छोटी मोटी देख लो, आपको पता चल जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट वर्ड फ्रॉम वर्ड टू पीडीएफ, ऐसे करके कुछ भी ढूंढ लो, आपको पता चल जाएगा, वो मिल जाएगी आपको। पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो अनलेस वर्ड रिक्वेस्टेड, जब तक आपसे कहा ना जाए कि अपनी सीवी वर्ड में भेजो तब तक आपने कोई सीवी वर्ड फॉर्मेट में नहीं भेजनी। अब ये कुछ लोगों को यही नहीं पता, एमएस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? एमएस वर्ड में कभी भी डॉक्यूमेंट अपना सेंड ना करो जब तक आपसे कहा ना जाए। जब भी आपने सीवी सेंड करना है उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर सेंड करना है। अब आप लोग ज़रा सोचें, आप आधे घंटे में 200 जॉब पे अप्लाई कर देते हैं, हालांकि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकता 200 जगह पे आधे घंटे में अप्लाई। आप एक ही सीवी को धड़ाधड़ फेंकी जा रहे हैं जैसे वो कोई रद्दी है, तो वो फिर रद्दी में ही चली जाती है। आपको सीवी को अमेंड करना पड़ता है, हर जॉब के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना होता है, फिर आपको उस नई सीवी को फिर आपने कन्वर्ट करना होता है पीडीएफ में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं वो गलतियाँ क्या करते हैं फिर, और क्या, और ही कोई धमुसड़ा मचाने की कोशिश कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एक सीवी को कन्वर्ट किया बस वो रख ली, पिछली डिलीट कर दी। और भाई डिलीट ना करो अल्लाह के वास्ते, हर जॉब का अलग अलग फोल्डर बनाओ, उसके अंदर एक जो उस जॉब पे जो 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 डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड किए हैं वो उस फोल्डर में रखो। नई जॉब के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं उसका अलग से फोल्डर बनाओ,
उसके अंदर जो आपने सीवी सेंड किया, अब आप जॉब 1 और जॉब 2 पे आपने सेम सीवी नहीं सेंड करना। जॉब 1 का अलग फ़ोल्डर बनाओ, जॉब 2 का अलग फ़ोल्डर बनाओ। जॉब 1 को जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, जो सीवी सेंड किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, जो स्किल्स, जो भी चीज़ें आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सेंड किए हैं, जो भी आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेंड किए, वो उसमें रखो। फिर जॉब 2 वाले जॉब 2 में रखो, जॉब 2 वाले फ़ोल्डर में रखो। इस तरह करके कुछ अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो बेटा। अवॉइड, कुछ चीज़ें आपने नहीं लिखनी। नंबर 1, ग्राफिक्स नहीं डालने, ठीक है? आपने ग्राफिक्स में जनाब ये बड़ा सारा कोई नाम लिख दिया होता है ग्राफिक्स में, अब भाई नहीं यूज़ करना। आइकॉन्स, ये एक देखें ज़रा, प्रोफेशनल लोग सीवियाँ निकाल के सामने रख लो। आप लोगों ने जब ईमेल डाल लिखना होता है, अपना जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप लिखते हैं ईमेल, और ईमेल के बजाय आप ईमेल वाला एक आइकॉन छोटा सा वो ख़त सा होता है वो बना देते हैं। इसी तरह जब आप एड्रेस लिखते हैं तो वहाँ पर घर है, कोठी सी नहीं बनी होती छोटी सी, वो वाला आइकॉन डाल देते हैं। और जब आप फ़ोन नंबर लिखते हैं तो वहाँ पर एक टेलीफ़ोन का एक आइकॉन डाला होता है। तो भाई ये आइकॉन्स वगैरह यूज़ नहीं करने, वहाँ पर लिखो ईमेल, EMAIL, ई अलहदा, मेल अलहदा। ई कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो, या जैसे, लेकिन लिखो। इसी तरह अपनी एड्रेस लिखना है तो ADDRESS ड्रेस लिखो। ये ना लिखो कि आपने वहाँ पर घर का आइकॉन बनाया हो। निकालो भाई इन आइकॉन्स को। कुछ लोगों का तो मैंने देखा, उन्होंने जनाब अपना लोगोज बनाए हुए हैं, अपना लोगो नाम का बना के RJ, और इसी तरह मतलब कोई अगर मोहम्मद अली है तो उसने MA का लोगो बनाया हुआ है, और वहाँ पर जनाब लॉकेट टाइप चीज़ें बनाई हुई हैं। तो यार अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ऐसी काम ना करो। आप लोगों ने लोगोज, इमेजेस, टेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉलम्स, ये चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सीवी एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसको डॉक्यूमेंट ही रहने दो। आप उसके अंदर अपनी कारीगरियाँ ना डालो, वरना ATS आपको रिजेक्ट कर देगा। अब ATS भी एडवांस लेवल के आ चुके हैं, लिहाजा ग्राफिक्स, आइकॉन्स और ये जो टेबल्स, लोगोज, ये सारी चीज़ें, मनहूस चीज़ें निकालो अपनी सीवी में से। और मुझे बताओ कि कितने लोग हैं, कमेंट्स में बता दो कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सीवी को अमेंड किया इस लेक्चर को देखते हुए। मुझे लगता है जो जो लेक्चर इस लेक्चर जो बंदा इस लेक्चर को देखेगा उसकी सीवी लाजमी अमेंड होगी, लाजमी है, मुझे तो यही लग रहा है। अब अगर कोई किसी का सीवी ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूँ, और वो मुझे लाजमी कमेंट में बताए कभी मेरे सीवी में एक भी चेंज नहीं आया। अब आ जाओ यूज़ क्या करना है फिर। आप अपनी सीवी में ये वाले अल्फाज यूज़ करो, अचीव्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अचीव्ड, डेवलप्ड, ठीक है, मैनेज्ड, लेड, ये सारे, इम्प्रूव्ड, मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने क्रिएट किया, मैंने एनालाइज किया, कोऑर्डिनेटेड, रिड्यूस्ड, ये सारे अल्फाज अपनी सीवी में इस्तेमाल करो। इनको जब पढ़ता है ना ATS, वो कहता है इस बंदे ने कुछ काम किया है। और अगर इस तरह के अल्फाज नहीं हैं तो ATS समझता है कि ये बंदा है हमें बस मनहूस है, इसको तो आने ही नहीं देना। अपनी ड्यूटीज़ मेंशन कर देना कि मैंने वर्क ये काम किया, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। अभी काम तो सारे लोग ही वहाँ पे कर रहे हैं, आपने वहाँ पर अचीव क्या किया, आपने डेवलप क्या किया, आपने मैनेज क्या किया, आपने लीड किसको किया, आपने नया क्या क्रिएट किया, आपने कितना टाइम रिड्यूस किया, आपने क्या डेवलपमेंट की, आपने कोऑर्डिनेट क्या किया, आपने कोई प्रोसेसेस जो है कोऑर्डिनेट कर दिए हुए हैं आपस में, अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन उनकी कर दी है जिससे आपका टाइम कम हो गया हुआ है। कुछ ऐसा कुछ जो आपने नया किया वो आप मेंशन करो, दैट इज़ योर अचीवमेंट। ये चीज़ें जब आप लिखोगे तो आपकी सीवी जो है वो ATS फ्रेंडली हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ATS में क्या क्या यूज़ करना है सीवी में, क्या क्या अवॉइड करना है, और फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या यूज़ यहाँ पर अल्फाज कौन से यूज़ करने हैं और यहाँ पर अवॉइड क्या करना है। डिड, आई डिड दिस, आई डिड दैट, ये काम नहीं करना। आई वर्कड, आई मेड, भाई ये कोई फजूल किस्म के जो अल्फाज हैं जो आपने काम किए ये नहीं करने। आप अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करो तो आपका सीवी ATS फ्रेंडली बन जाएगा। अगर इस तरह के काम करोगे तो आप अपनी सीवी को ATS फ्रेंडली बना लोगे। अब मैं यहाँ पर एक टिप देता हूँ आप लोगों को, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेंशन किए हुए हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में काम किया, फ़लाँ डिपार्टमेंट में काम किया, ये काम किया, वो काम किया। आप उन सारे एक्सपीरियंस वाले पोर्शन को कॉपी करो, उसको चैट GPT में या डीप सीक में डालो, और उसको बताओ कि भाई ये मैंने काम किए हैं, क्या ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, अगर ये मेरी ड्यूटीज़ हैं तो मेरी अचीवमेंट कैसी होंगी फिर। अगर वो आपको बताएगा कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी अचीवमेंट अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। ये मैं आपको ऐसा टिप बता रहा हूँ जो कि
आमतौर पे बताया नहीं जाता है, आप लोगों को अवॉइड किया जाता है कि खपते रहो। मैंने तो बता दिया ना कि अपनी ये चीज़ें यूज़ करो और अपनी ड्यूटीज़ मेंशन ना करो, अचीवमेंट मेंशन करो। अब लोग सोचते रहते हैं बेचारे कि भाई कैसे हम लोग अचीवमेंट कैसे मेंशन करें, अचीवमेंट कैसी होती है, उसकी वर्डिंग कैसी होती है। भाई नहीं अच्छी इंग्लिश इतनी हमारी, हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं, तो हम क्या करें। अब अपनी ड्यूटीज़ को कैसे हम लोग अचीवमेंट में कन्वर्ट करें, उसको लिखने का तरीका कार क्या है। तो भाई चैट जीपीटी से पूछ लो, सिंपल सा हल है। डीप सीक से पूछ लो, वो आपको बता देगा। को अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करो, अचीवमेंट अपनी लैंग्वेज को चेंज करो। वो लैंग्वेज चेंज करनी है, वो एक आधे मिनट में वो चेंज कर देगा आपको। अपनी लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आप उठाओ वहाँ से, वही अपनी अपनी अचीवमेंट्स उठाओ वहाँ से, और अपनी जो सीवी है उसमें आप उस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर लो, लिख लो। एटीएस फ्रेंडली सीवी बन जाएगी। एटीएस से निकलना हमारा पहला मकसद है, ठीक है। अब आ जाएं, हाय हाय हाय, फ्री एंड पेड सीवी बिल्डर्स, भाई ये वाले हैं। अब देखें ऑनलाइन अगर आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन अगर आप देखें तो फ्लो सीवी के नाम से ना एक वेबसाइट है, और इस मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा वेबसाइट, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका फ्री प्लान है या नहीं है, पेड प्लान है या फ्री है, जो भी है बेस्ट फॉर किसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। फ्लो सीवी एक वेबसाइट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट लिख दी हैं, बल्कि ये मैंने कितनी लिखी हैं, 3 और 2 5, 5 ये वेबसाइट्स हैं। मैंने कोई 5-6 और भी आपको बताऊंगा। तो ये जो वेबसाइट्स हैं बेसिकली, इनके फ्री प्लान्स मौजूद हैं, इनके लिमिटेड हैं, और इनके पेड प्लान भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल फ्लो सीवी में आप फ्री प्लान फुल मौजूद है, प्रीमियम भी मौजूद है। प्रीमियम का मतलब है पेड। फ्री प्लान में आपको वो 1 या 2 सीरीज़ बनाने की इजाज़त देता है। मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। फ्लो सीवी में जाएँ, अपना एक सीवी बनाएँ, और वो आपको फ्री में बना देगा, ठीक है। दूसरा सीवी बनाएँ, वो भी शायद आपको फ्री में बना देगा, या हो सकता है एक ही बनाने दे। एक सीवी बना ले चले। अगर आपने दूसरा बनाना है तो वो आपसे कहेगा कि अब आप अपना प्रीमियम प्लान लो, यानी कि पेड, आप पैसे दो, फिर आपको और सीवी बनाने की इजाज़त होगी। उसका मैं ट्रिक आपको बता दूँ। आप क्या करो, पहले वाला सीवी जो आपने बनाया ना, वो पहले वाला सीवी को आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लो, लैपटॉप में। सेव करने के बाद वो जो वहाँ पर फ्लो सीवी में आपने सीवी बनाया था, उस वेबसाइट पे दोबारा जाओ, जाके तो उसको डिलीट कर दो जो आपने पहले बनाया था। डिलीट कर दोगे ना जब, तो आपका प्लान जो है वो दोबारा रीएडजस्ट हो जाएगा। आप दोबारा एक नया सीवी बनाओ, फिर उसको डाउनलोड करो, सेव कर लो, ठीक है। उसको डिलीट कर दो वहाँ से, फ्लो सीवी में से, फ्लो सीवी की वेबसाइट से, फिर एक नया बना लो। आपको वो एक ही टाइम पे 2-3 नहीं बनाने देगा। आप अपना एक सीवी बनाओ, सेव कर लो, उसको डिलीट कर दो, फिर नया सीवी बनाओ, फिर सेव कर लो, फिर डिलीट कर दो। ऐसे अगर आप चलेंगे ना तो फ्लो सीवी पे जितने मर्जी सीवी बना लो। और ये बेस्ट है, मॉडर्न एटीएस फ्रेंडली सीवी बना के देता है आपको, ठीक है। आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको आप देखोगे ना तो आपको वो कोई लोगो नहीं है, कोई उसके अंदर कलरफुल चीज़ें नहीं है, सिंपल सीवी आपको बना के देगा, और एटीएस फ्रेंडली सीवी बना के देगा, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरी वेबसाइट है कैनवा रिज्यूमी बिल्डर। इसी तरह एक और है ये नोवो रिज्यूमी, इसी तरह ये रिज्यूमी डॉट आई ओ, इसी तरह किक रिज्यूमी, ठीक है। और इनके इनके लिमिटेड प्लान्स हैं, मतलब एक लिमिट तक वो आपको बनाने देते हैं सीवी, उसके बाद वो आपसे कहते हैं पैसे दो आप, ठीक है। और इनके पेड प्लान्स भी मौजूद हैं। प्रीमियम का मतलब है पेड। इस तरह ये प्रोफेशनल रिज्यूमी बना के देता है, एटीएस एंड टेम्पलेट्स बना के देता है, ऑल सॉरी एआई असिस्टेंट इसमें मौजूद है, असिस्टेंट्स मौजूद। अब ये जो है, आपको ये जो इनके एड्रेस कहाँ से मिलेंगे, आप कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। फ्लो सीवी ओपन करना हो तो क्या करेंगे, मैंने इसके तमाम लिंक्स जो हैं वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पर मैंने इनके भी लिंक्स दे दिए हैं। और ये मज़ीद आपके पास 5 और वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके भी मैंने लिंक्स, आपको सारों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट रख दिया हुआ है, उसको सिंपली डाउनलोड कर लो, या वहाँ से सारे लिंक्स मैंने कॉपी कर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप भी कॉपी कर लो, कॉपी करके अपने पास सेव कर लो, और वहाँ से आप अपने ये वाले जो हैं सारे लिंक्स वगैरह, ये सारे लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप सिंपली वहाँ पर किसी भी इनमें से वेबसाइट पे जाओ जो आपको अच्छी लगे, जहाँ पर आपको लगता है ये बेहतरीन है, ठीक है। एक एक सीवी अपना बना के देख लो वहाँ पर। और ये देखें, ये जो रिएक्टिव रिज्यूमी है, ये रिएक्टिव रिज्यूमी, ये देखें ये फुल है, ठीक है। इसका पेड प्लान है ही कोई नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, और फ्री है, और एटीएस फ्रेंडली बिल्डर है। इसी तरह जेसन है, जेसन रिज्यूमी, और ये भी फुल फ्री है, और इसका भी कोई पेड प्लान नहीं है, और डेवलपर्स एंड टेक्निकल यूज़र्स के लिए ये बेहतरीन है, ठीक है। तो ये 10 मैंने आपको रिसोर्सेज ऐसे बताए हैं जहाँ जो कुछ कुछ उसमें से पेड हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ फ्री और पेड दोनों हैं। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ करो, वहाँ से जाके आप अपना सीवी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पे आ जाओ। अब वो आगे टिप्स, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए टिप्स। फ्रेश ग्रेजुएट का एक्सपीरियंस नहीं होता, सबसे मेन रोला ये होता है।
एक्सपीरियंस नहीं है जॉब नहीं मिलती भाई, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी जॉब मिलती है। आजकल जितने लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ये कभी कभी इनका ज़ीरो एक्सपीरियंस था, कभी तो था इनका ज़ीरो एक्सपीरियंस, कभी तो ये भी एक्सपीरियंस के बगैर थे ये लोग, आज कैसे ये एक्सपीरियंस्ड हो गए? जॉब मिली है तो एक्सपीरियंस हुए हैं। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारे रोते रहते हैं कि सर जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। अब भाई जॉब नहीं मिलेगी, जॉब क्यों नहीं मिलेगी? जॉब इसलिए नहीं मिलेगी, सीवी मनहूस है आपका। नैश किस्म का सीवी बनाओगे तो जॉब कहाँ मिलेगी? एक्सपीरियंस शुरू ही नहीं होगा। और इसको शुरू करने के मैंने तरीके बता दिए आपको, इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट्स करो। कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, क्या करो? प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप करो, वॉलंटियर वर्क करो, सर्टिफिकेट्स करो, रिसर्च करो, कंपटिशन्स, लीडरशिप और इस तरह की जो इस तरह की स्किल्स जो हैं वो आप लो। यानी कि जब आप वॉलंटियर वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपकी कंपटीशन और लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो निखर के सामने आती हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो भी आपके हैं उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, फ्रीलांसिंग करो, ये सारे काम करो और ये सारे काम अपनी सीवी में मेंशन करो और आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। आगे तो फिर आपने अपना काम करना है। मैंने तो आपको सीवी बनाना सिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई कहाँ तक आप इंटरव्यू की टेबल पर तक कैसे पहुँचोगे। सीवी ने आपको इंटरव्यू की टेबल तक पहुँचाना होता है, आगे परफॉर्म आपने खुद करना है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल एक लेक्चर होगा ज़रूर, जिन लोगों को कॉल ही नहीं आती, बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के लिए, और वो एटीएस के ज़रिए ही उनकी सीवियाँ रिजेक्ट हुई जा रही हैं। 2-200, 4-400, 6-600, हज़ार-हज़ार जगहों पे अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन मनहूसियत ये है कि वो चूँकि एक ही सीवी सारी जगह पे भेज रहे होते हैं और वो भी घटिया तरीन सीवी होती है, वो फिर एटीएस के ज़रिए रिजेक्ट हो जाती है और वो रोना रो रहे होते हैं। इतनी जगहों पे अप्लाई किया है, हर एक अपने चाचे, मामे, ताए को रख लेता है, उनके बच्चों को रख लेता है, हमें रखता नहीं है। हमें रखेंगे नहीं तो हम लोग एक्सपीरियंस कैसे हासिल करेंगे? भाई मनहूस वो लोग नहीं हैं, मनहूसियत आपकी सीवी में है, उसको दूर करो, ठीक है? और प्रोफेशनल लोगों के लिए कि मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, इंक्लूड अचीवमेंट्स। बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा मेन फोकस ही इसमें प्रोफेशनल लोगों के लिए मैंने अचीवमेंट्स पे रखा हुआ है। अचीवमेंट्स मेंशन करो, अपने केपीआईज मेंशन करो, लीडरशिप आपकी मेंशन करो, प्रमोशंस में, बजट हैंडलिंग, पीपल मैनेज, रेवेन्यू जनरेटेड, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, ये सारी चीज़ें अपनी सीवी में मेंशन करो तो ये अचीवमेंट्स बनती हैं। आप लोग ये मेंशन करोगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर कॉल आएगी। अदरवाइज़ आप गरीबी का रोना रोते रहोगे, करियर स्विच करने के लिए रोते रहोगे, नहीं आएगी कॉल, नहीं आपको टाइम मिलेगा, नहीं आपको कोई भी मौका देगा, आपके लिए कोई कंपनी दरवाज़ा नहीं खोलेगी जब तक आपका सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सीवी के जो मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं 12 पार्ट्स, वो 12 पार्ट्स सीवी में मेंशन करो, जिस तरीके से मैंने बताए हैं वैसे मेंशन करो और इंशाल्लाह ताला आपकी सीवीज़ जो हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे एटीएस को पास करने में और एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज़रूर कॉल आएगी। लेकिन अगर मुझे आप लोग यही लगेंगे कि आप लोग जैसे आप लेक्चर सुन लिया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप कुछ काम नहीं करोगे, तो फिर आपको ये मनहूसियत मज़ीद झेलना पड़ेगी। ये बेरोज़गारी, ये पॉवर्टी लाइन के अंदर नीचे जो लोग हैं उनमें इजाफ़ा अगर आप लोगों ने करना है तो वो आपने करना है, आपकी सीवी ने करना है और आपने मेहनत नहीं करनी तो फिर यही होता रहेगा। अब छोटा सा एक काम करें आप लोग, जैसे फ़्लो सीवी का मैंने आपको बताया, पहली वेबसाइट जो थी फ़्लो सीवी, वहाँ पर जाएँ, अपना एक सीवी बिल्ड करें और उसको डाउनलोड करके सेव करके देखें। ये आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका सीवी भी बन जाएगा। मेरी तमाम नेक दुआएँ, नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का सीवी अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका होगा, ठीक है? तो अपने सीवीज़ इम्प्रूव करें। वो लोग मुझे लाज़मी कमेंट करके बताएँ कि जिन लोगों का सीवी चेंज नहीं हुआ, और या जिन लोगों का चेंज हुआ है वो भी एक छोटा-सा कमेंट कर दें और बताएँ कि सर हमने ये पोर्शन चेंज किया है। जिसका जो पोर्शन चेंज हुआ है, वो 12 पोर्शंस में से ज़रूर बताएँ कि सर मेरा ये वाला पोर्शन जो है ये ठीक नहीं था, ये मैंने इम्प्रूव किया। या इस लेक्चर से जो आपको बेनिफिट हुआ है, छोटा-मोटा जो भी बेनिफिट हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।